दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज अपने अनुभवों के इस श्रृंखला में मैं रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली जो विकास खंड है उसके दक्षिणी रेंज में एक गुलदार 2009 नवंबर में सक्रिय हुआ था, उसके अनुभवों को आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। दोस्तों, जब हम रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा पहुंचते हैं और तिलवाड़ा के बाद मंदाकिनी के पार वाला जो क्षेत्र है वो रुद्रप्रयाग जनपद का जखोली ब्लॉक है। जखोली ब्लॉक जो रोड जाती है वो मयाली और उसके बाद चिरबट्टिया, जो पुराने ज़माने में जहाँ पे अंग्रेज़ों का एक रेस्ट हाउस भी था, एक बंगला, बहुत बढ़िया बंगला था। और चिरबट्टिया को चीट फ्रेजेंट के ज़्यादा होने के कारण शायद इसलिए उसका नाम चिरबट्टिया रखा गया था। और उसके बाद यहाँ पर से जनपद टिहरी की सीमा स्टार्ट हो जाती है और जनपद टिहरी का जो घनसाली ब्लॉक है वो रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली ब्लॉक से लगा हुआ है। दोस्तों, इसी विकासखंड में एक जो आदमखोर, इससे पहले जो लेपर्ड मैंने मारा था उसकी स्टोरी मैंने आपको डाली थी, वो था रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा का आदमखोर तेंदुआ। उसको 7 तारीख नवंबर को मेरे द्वारा मारा गया था और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। दोस्तों, 4 तारीख को जब हम वहाँ थे तो 4 तारीख को इस लेपर्ड द्वारा एक महिला को जखोली मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर दूर शाम को, ये सुनीता देवी शायद अपने घरेलू काम से अपने खेतों में वहीं पे नज़दीकी गई थी घास लकड़ी इकट्ठा करने, और उस पर गुलदार ने हमला कर दिया था। हमला में ये घायल हो गई थी और इसको उस समय हॉस्पिटल एडमिट करा के और उसके बाद स्वस्थ हो गई थी। तो उस समय ये लग रहा था कि शायद किसी लेपर्ड ने अनजाने में इस महिला को अटैक कर दिया होगा, क्योंकि जहाँ पहले वाला लेपर्ड जिसने 2 महिलाओं को मारा था वो लेपर्ड यहाँ से तिलवाड़ा से 25 किलोमीटर मयाली, उसके बाद 5 किलोमीटर जखोली, और उसके बाद जो रूट बांगर वाली जाती है उस पर बहुत सारे गांव हैं, चौरा, पौठी, ये वाले गांव के साइड था। तो लगभग वहाँ से 10 किलोमीटर दूर ये लेपर्ड सक्रिय हुआ था। तो दोस्तों, इस लेपर्ड द्वारा, क्योंकि जो पौठी गांव था, पौठी गांव के जो गांव है वो बिल्कुल रोड पर है, परंतु उसकी छानियाँ जो थी वो रोड से लगभग गांव से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जंगल में थी। और मेरे समझ से बरसात के टाइम पे ये शायद गाय भैंस वहीं रहते हैं और वहाँ इनकी बहुत सारी खेती भी है और गोबर इतने दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए गाय भैंसों को उसी एरिया में उन छानियों पे रखा जाता है ताकि जो गोबर होगा वो खेतों के लिए वहाँ काम आएगा। उस दिन एक परिवार वहाँ पे था, उनकी अपनी छानी थी और उनका बेटा लगभग 10 साल का विजेंद्र था। ये भी अपनी माँ, अपनी चाची के साथ ऊपर कोठी की गौशालाओं में गया था। शाम का समय था। शाम गाय भैंसों को दुहने के बाद ये लोग अब घर की तैयारी कर रहे थे और अंधेरा हो चुका था, क्योंकि यहाँ किसी गुलदार का भय तो था नहीं, इसलिए वो रोज़मर्रा था कि एक रोटेशन बना हुआ था कि शाम तक, अंधेरा होने तक ये लोग अपनी छानियों में गाय भैंसों को घास देना, उनका बंदोबस्त करना, उसके बाद अपने दरवाजे बंद करना, और सारे वो करने के बाद तब ये लोग नीचे को अपने गाँव के लिए, अपने घर या गांव के लिए नीचे आ जाते थे। एक ही नहीं थे, बहुत सारी छानियाँ थी, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ से एक साथ नीचे को आते थे। उस दिन जो विजेंद्र का 2 मंजिला, जो वहाँ पे जो छानी थी वो 2 मंजिली थी। नीचे वाले पोर्शन पे इनके गाय भैंस रहते थे और ऊपर वाले में थोड़ा घास और
एक चूल्हा उनका बना रखा था वहाँ। शायद मेरे समझ से दिन में किसी समय यदि वो काम कर रहे हैं तो चाय हाय बनाने के लिए उस दुमचले का यूज होता था। जो रास्ता छानियों से आ रहा था और जो गांव की ओर जा रहा था वो इनके उस छानी के जस्ट पीछे था, और वो रास्ता लगभग इतना गहरा हो चुका था, शायद पानी का इधर उधर निकासी न होने के कारण शायद उसी रास्ते पे पानी आता होगा, तो पानी के कटाव के कारण लगभग वो जो रास्ता था वो 5 फुट गहरा हो चुका था। यानी उसके दोनों तरफ जो थी वो खेत या उनकी दीवारें थी, और बाद में जो रास्ता था वो बिल्कुल एकदम गहरा हो चुका था, यानी 5 फुट गहरा हो चुका था। यदि आदमी उस रास्ते पे चलेगा तो उसका सर जो है वो बराबर दोनों जो तल है वो जमीन के उन तलों के बराबर आएगा। तो ये विजेंद्र भी, अब उसकी मम्मी हम लोग तैयार हो रहे थे तो ये उस रास्ते से गांव की ओर चलने लगा। शायद वो गुलदार कहीं से घूमता घामता वहां पहुंचा, और वो क्योंकि जो गहरा गड्ढ था, जो रास्ता वो खड्डे में था, तो ऊपर से उसने देखा एक जो छोटा 10 साल का बच्चा जो है वो अकेले इस पे चल रहा है। तो गुलदार ने उस पे ऊपर से छलांग लगा दी। छलांग लगाते हुए विजेंद्र जोर से चिल्लाया और गुलदार उसको घसीटते हुए वहां से ले गया। जब वो चिल्लाया तो क्योंकि जस्ट उनके छानी के बैग पीछे था, तो उसकी मम्मी लोग इधर से फटक से वहां गए कि क्या हुआ, ये क्यों चिल्लाया। तब तक उन्होंने देखा कि एक गुलदार जो है वो विजेंद्र को गले से पकड़ के खींचता हुआ नीचे की ओर ले जा रहा है। वो हो हल्ला करते हुए उसके पीछे भागे, और उनके हल्ले से और छानियों के जो लोग थे वो भी सतर्क हो गए कि अचानक क्या हुआ, और उसके बाद वो भी उस साइड पहुंचे। तो गुलदार लगभग 20-25 मीटर विजेंद्र को ले जाने के बाद उसको छोड़ के वो भाग गया। और फिर उन्होंने उस विजेंद्र को उठाया तो देखा कि उसके जो कैनाइल थे गुलदार के, वो उसके गले को दोनों तरफ से छेद कर चुके थे, और विजेंद्र की जो सांस थी वो बहुत हल्की चल रही थी। और उसकी माँ ने उसको अपनी गोद में उठाया और वो फटाफट नीचे गांव की ओर भागी ताकि मैं इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जा सकूं, परंतु रास्ते में आते ही विजेंद्र ने दम तोड़ दिया था। यानी जो जखोली का दक्षिणी रेंज था वहाँ पे एक आदमखोर लपट जो था वो सक्रिय हो चुका था। दोस्तों, इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और प्रशासन को दी गई। वन विभाग वाले और प्रशासन वाले सुबह पहुंचे, उन्होंने सबका पंचनामा करवाया और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, और फॉरेस्ट के द्वारा इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ चीफ को देहरादून भेज दी गई, और उन्होंने वहाँ पे अपने पिंजरे हिंजरे लेके ऊपर छानियों पे पिंजरे पहुंचा दिए, क्योंकि 2 किलोमीटर रोड से लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर था और रास्ता बिल्कुल चढ़ाई का था। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने वहाँ एक पिंजरा डलवाया और उस पर उन्होंने बकरे हकरे डलवा दिए, परंतु गुलदार शायद पिंजरे पे नहीं आया। दोस्तों, ये 9 तारीख नवंबर की बात थी, और 11 तारीख को वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इस लेपर्ड को मैनीटर घोषित करते हुए मारने के आदेश जारी कर दिए गए। वहाँ डीएफओ के द्वारा मेरे से संपर्क किया गया, क्योंकि मैं लगभग 6-7 तारीख को नीचे तिलवाड़ा वाला जो आदमखोर था उसको मार के मैं घर ही पहुँचा था। तो उन्होंने कहा कि रावत, यहाँ पे एक आदमखोर जो है वो सक्रिय हो गया है, आप यहाँ पहुँचे। तो दोस्तों, मैं 12 तारीख को अपने साथी वीरेंद्र के साथ मैं जखोली रेंज दक्षिणी रेंज पहुंचा, और उसके बाद हमारा रहने का उन्होंने रेंज कार्यालय भी व्यवस्था कर दी थी, और मैंने उनको पूछा कि यहाँ से कितना दूर है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर जो ये रूट जा रही है, इस रूट पे वो जो एरिया है वो है। दोस्तों, शाम के समय हम लोग उस एरिया पे गए और उसके बाद पोठी पहुँचे। पोठी के बाद हम लोग ऊपर उनकी जो छानियाँ थी उन छानियों के लिए चल दिए। हम अपनी लाइट, अपने राइफल और अपना जो सामान था उसको भी साथ ले गए थे।
जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा वास्तव में ये गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर बहुत ऊपर क्षेत्र है। ये चारों ओर से खेती है और जंगल से घिरा हुआ है पूरा एरिया। और फिर जब हम ऊपर पहुंचे तो लगभग शाम होने लग गई थी। तो मैंने उनको बताया कि यार अब तो शाम होने वाली है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम आज सर्च नहीं करते हैं, जो बकरा आप लोग पिंजरे पे यूज़ करते हैं हम इस बकरे को यहीं पे उनके जो छानी है उस छानी के खेत में इसको बांध लेते हैं। और हमने सब्बल ठोक के वहाँ पे एक किला गाड़ दिया और उस पर बकरा बांध दिया। और जो उनके जो छानी का जो ऊपर वाला 2 मंजिल वाला जो कमरा था उसकी जो खिड़की थी वो खिड़की बिल्कुल उस पे जो जहाँ पे हम बकरा बांध रहे थे खेत पे वहाँ पे वो उससे दिख रहा था। बाकी क्योंकि कुछ घास था अंदर और सैन सफाई तो थी नहीं क्योंकि धूल ही धूल था। और हम लोग वहीं, मैं हुआ, वीरेंद्र हुआ, हम लोग वहीं बैठ गए। उसके नीचे जो था उनकी गाय भैंस और वो थे। तो फॉरेस्ट वाले मुझसे कहने लगे रावत जी आप खाने के लिए क्या होगा। मैंने बोला अब तो खाने का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि टाइम भी हो गया है और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या पता, क्योंकि अभी इसका जो लेपर्ड का जो अटैक है वो नियरली है, 9 तारीख है और ये 12 हो रही है। तो 2-3 दिन में क्या पता ये फिर घूमता घामता इधर पहुंचे तो ये बकरी पर अटैक करेगा और मारा जाएगा। और बाकी फॉरेस्ट वाले सब नीचे को आ गए। हम दोनों आदमी रात भर बैठे रहे। जो जो अंधेरा हो रहा था तो हम लोग देख रहे थे कि अभी लेपर्ड आएगा और वो बकरे पे अटैक करेगा, क्योंकि वो एरिया एकदम बहुत सुनसान था। क्योंकि छानियाँ थी, छानियों पे जो लोग शाम तक रहते हैं उसके बाद सब लोग गांव लौट आए थे। परंतु धीरे धीरे रात 1-2 बजे कोई मूवमेंट नहीं हुआ। लगभग सुबह 5 बज गए थे, अब रात खुलने वाली थी। तो हमने देखा कि एक लेपर्ड के आकार का कोई जानवर जो है वो बकरे के इधर से उधर जा रहा है। तो मैं एकदम सतर्क हो गया और सतर्क होके मैंने अपनी राइफल सीधी कर ली। मैंने सोचा क्या पता लेपर्ड रात को तो शायद गाँव में नीचे घूम रहा होगा, अब ये यहाँ पहुँच रहा है क्योंकि इसका हल्का सा आकार मेरे को दिख रहा है। जब ये बकरे पे अटैक करेगा फिर तब हम अपनी लाइट बालेंगे। दोस्तों जब मैंने देखा कि ये तो है परंतु इसकी जो पूंछ है वो पूंछ भी हमको थोड़ा दिख रही है, तो फिर मैं समझ गया कि ये लेपर्ड नहीं बल्कि ये कोई सियार है। और उसके बाद हमने लाइट बाली तो देखा कि एक सियार जो है उस बकरे को शिकार बनाने के लिए उसके चारों ओर घूम रहा है। अब तो प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि एक तो वो बकरे पे यदि वो सियार चिपटता है तो ये बकरे को मार देगा, इसलिए हमको दरवाज़ा खोल के बाहर आना पड़ा। और उसके बाद उस सियार वहाँ से भाग गया और फिर हमने तो उस बकरे को वहीं से उठा के पिंजरे के अंदर डाल दिया। और थोड़ा हमारे पास जो टाइम था, क्योंकि यदि लेपर्ड नीचे बस्तियों पे गया होगा तो इस समय ये ऊपर की ओर लौटेगा तो क्या पता ये हमको कहीं दिख जाएगा। फिर हमने अपनी सर्चिंग स्टार्ट की उन खेतों पे और जहाँ जहाँ थोड़ा उस जंगल में खुले एरिया थे उनके छानियों के अगल बगल, परंतु हमें वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। और उसके बाद थोड़ा देर बाद हम लोग जो है अपना सामान लेके नीचे पहुँची आ गए। और उसके बाद वहाँ पे फॉरेस्ट की गाड़ी आई और हम लोग उनके रेंज कार्यालय वापस पहुँच गए। रेंज कार्यालय पहुंचकर हम लोगों ने नाश्ता किया, मुँह हाथ धोया और उसके बाद हम लोग क्योंकि रात भर के उठे हुए थे और हम लोग आराम करने के लिए लेट गए। दोस्तों अब 13 तारीख को मतलब लगभग 3 बजे हम लोग फिर मूवमेंट कर गए वहाँ के लिए। और उस समय हमने उस बकरे को उठा के हमने कहा कि आज ऐसा करेंगे 3-4 बजे ही हम लोग इस जंगल के ऊपरी वाले पोर्शन पे जहाँ इसका मूवमेंट ज़्यादा लग रहा था हमको उसके पंजों से, उससे यहाँ हम इसको बकरे को बांधते हैं और यहाँ हम लोग बैठ जाएंगे। और क्या पता जंगल वाला एरिया है तो क्या पता उजाले पे ही लेपर्ड इधर उधर से मूवमेंट करते हुए क्या पता यहाँ पहुँच जाए। और जो वो खेत था जहाँ पे ये लास्ट बच्चे को इसने ले गया था उस एरिया पे पगचिन्ह पूरे जो थे वो लोगों के आने के कारण उसके ट्रेस तो मिट चुकी थी पूरी, परंतु कहीं कहीं बहुत हल्के निशान हमको दिख रहे थे। परंतु हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि ये लेपर्ड कितना बड़ा है या मेल है या फीमेल है, ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे।
और उसके बाद मैं और वीरेंद्र उस बकरे को लेके उनकी छानियों के और ऊपर जो एक मैदान था, उस मैदान में हमने इस बकरे को बांध दिया और वहीं पे एक जो झाड़ी नुमा हल्का सा छुपाव था, 2-4 कांटे और झाड़ियाँ हमने और काटे और उसके अंदर हम लोग बैठ गए। तो लगभग 4:30 बज रहे होंगे, तो हमारा जो फ़ोन था वो साइलेंट मोड पे था। तो उसके वाइब्रेशन में से मैंने देखा कि हमारा जो फ़ोन है वो वाइब्रेशन मोड पे मूवमेंट कर रहा है। तो मैंने अपने फ़ोन उठाया तो मैंने देखा कि कहीं से कोई फ़ोन आदमी मेरे को फ़ोन कर रहा है। तो मैंने उसको उठा के हेलो कहा, तो उसने कहा कि रावत जी, यहाँ एक लड़की को गुलदार ने घायल कर दिया है। मैंने उसको पूछा कि कहाँ पे किया है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे पोटी की छानी है उससे लगभग 1 किलोमीटर सीधे आगे जो है वहाँ पे एक जो हल्का सा चीड़ का और देवदार का जो एक पैच था, उस पैच पे इसने अटैक किया है और आप तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों मैंने वीरेंद्र को कहा, यार वीरेंद्र, यहाँ तो उसने अटैक कर दिया है, अब हम इस बकरे को लेके तो बहुत लेट हो जाएगी हमको। हम उस बकरे को वहीं पे बंधा हुआ छोड़कर हम लोग फटाफट वहाँ के लिए भाग गए। दौड़ते दौड़ते हम लोग जब वहाँ उस पैच पे पहुँचे तो मैंने देखा उस पैच पे कोई मूवमेंट नहीं है। फिर मैंने उस जिसने हमको फ़ोन किया था उसको पता किया कि वास्तव में आप तो हमको ये बता रहे थे कि इस पैच पे किसी महिला को अटैक किया है। तो फिर उस आदमी ने छानबीन की, बोला मुझे भी किसी ने फ़ोन किया था। छानबीन करने के बाद उसे पता चला कि जो ये खबर थी, ये खबर पूरी तरह झूठी थी और पता नहीं किसने अफवाह चला दी थी कि वहाँ पे किसी लड़की को इस गुलदार द्वारा या इस लेपर्ड द्वारा अटैक किया गया है। तो हम चारों ओर छानने के बाद और फिर उसकी आदमी का हमें फ़ोन आता है कि सर ये खबर जो है ये झूठी है और किसी ने ये अफवाह चला दी है। और परंतु हम लोग बहुत मायूस हुए क्योंकि वहाँ से हम लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे पहुँच गए थे, साइड और नीचे को, और उसके बाद हमारा जो बकरा था वो वहीं बंधा था। तो हम लोग फिर वापस, मैं और वीरेंद्र वहाँ के लिए वापस चल दिए। दोस्तों चलते चलते लगभग हमको अब 1 किलोमीटर चलने में लगभग आधा घंटा लग गया क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता था। जब हम उस मैदान में पहुँचे जहाँ पे हमने बकरे बांधा था, हमने देखा कि वहाँ पे हमारा बकरा है ही नहीं। अरे, हम तो बहुत ताजुब कर गए कि ये बकरा कौन ले गया। फिर हमने देखा कि वास्तव में वहाँ पे कुछ इस प्रकार के निशान बने हुए थे, या तो इस बकरे को कोई शियार उठा के ले गया है या इस बकरे को गुलदार उठा के ले गया है। परंतु अब हम कर क्या सकते थे, क्योंकि बकरे खोजने का भी हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था और अंधेरे में हम उस बकरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग वहीं पे जैसा वो था उसको छोड़ के नीचे आ गए और नीचे हमने, अब रात का हमारे पास गाड़ी आ गई थी और रात को हमने सर्चिंग स्टार्ट की। हमने फॉरेस्ट वालों को बताया, यार बकरा वहाँ बंधा था, या तो बकरे को शियार उठा के ले गया है या गुलदार उठा के उसको ले गया है। दोस्तों फिर रात को सारी पेट्रोलिंग करने के बाद एक जगह रात लगभग 12 बजे के लगभग मैंने देखा कि एक लेपर्ड जो है, एक जो पोठी से लगभग 2-2.5 किलोमीटर इधर चौरा और पोठी के बीच में एक खुली धार थी, उस पे एक लेपर्ड नीचे बस्ती पे बैठा हुआ है और दूर, क्योंकि जो सड़क उससे लगभग 350 मीटर की दूरी पे होगी, तो वहाँ से मैंने जब दूरबीन से उसको देखा तो वास्तव में लेपर्ड घर के बिल्कुल बगल पे जो खेत था उस खेत में बैठा हुआ था। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था या इतना हमको आइडिया नहीं था कि हम यहाँ से वहाँ तक उसको नज़दीक पहुँचा और नज़दीक पहुँचने के बाद उसको फायर करें। तो फिर मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उसके अगल बगल साइड से रास्तों का आइडिया लगाया कि कहाँ से हम नीचे जाएंगे, परंतु कहीं से हमको इस प्रकार का एक मार्ग जैसे नहीं दिखा, क्योंकि नहीं होने के कारण मेरे को कहीं से भी नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। फिर क्या करता मैं, फिर जो हमारे पास, क्योंकि वहाँ कैंपर थी नहीं, तो हमने एक जो ट्रॉला, छोटा ट्रक यानी ट्रॉला जैसा मंगाया था और उसमें तख्त हमने बिछा रखे थे ताकि हम मतलब ऊंचे हो सके और ऊंचे से हम चारों ओर सर्च कर सकें। फिर मैं गाड़ी पे गया और गाड़ी पे उस तख्त के ऊपर खड़े होके जो गाड़ी की जो रेलिंग है गाड़ी की, उस पर मैंने राइफल एम की और उस गुलदार का मैंने निशाना लिया, क्योंकि
200-350 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी मेरे को विश्वास था कि ये लेपर्ड आदमखोर हो सकता है, क्योंकि ये घर के बिल्कुल बगल पे बैठा हुआ है। परंतु थोड़ा एक चीज़ जो मेरे को ज़्यादा लग रही थी कि ये रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। हो सकता है कि ये आदमखोर ना भी हो, परंतु और जगह हमको, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हमको नहीं हुआ था, इसलिए गुलदार हमको दिख नहीं रहे थे इस एरिया पे। केवल जो रेड फॉक्स थी, रेड फॉक्स दिख रहे थे, गुलदार नहीं दिख रहे थे। तो मैंने देखा चलो देखते हैं इसको फायर करके कि इस पे गोली लगती है नहीं लगती है। तो मैंने जब फायर किया उस गुलदार को, तो गुलदार एक झटके के कारण वहाँ से उठा और जोर से दौड़ के हुए भाग गया। मेरे को ऐसा लगा कि जितने दूर से मैंने फायर किया है, परंतु इस गुलदार को इतने दूर से एकदम उछल के नहीं भागना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गोली इस गुलदार को लग गई हो। तो दोस्तों वहीं पे छोड़ के हम लोग फिर रेंज कार्यालय वापस आ गए। सुबह रात खुली तो हम सीधे वहाँ पे पहुँचे। वहाँ से हमने रास्ता ढूंढा और तब देखा हमने कि वास्तव में जहाँ पे हमने फायर किया था, वहाँ से 200 मीटर आगे आने के बाद नीचे को जाने का एक रास्ता था, क्योंकि जो हमने फायर ऐसी जगह से किया था और वो घर ऐसा नीचे ऐसे था, यानी गाड़ी यहाँ से घूम के इस घर के ऊपर आते तो उसके बाद तब नीचे को इसका रास्ता था। तो हम वहाँ से वहाँ पहुँचे नीचे, और रात के और दिन वाले में बहुत अंतर हो जाता है। पहले हमको ये पता ही नहीं चला कि वास्तव में गुलदार बैठा कहाँ पे था। तो बहुत देर तक आइडिया लगाने के बाद महसूस हमने किया कि लगभग गुलदार यहाँ पे बैठा होगा। तो जहाँ से गुलदार भागा था वहाँ हम और नीचे तक घूमे, तो कहीं हमको ब्लड के निशान या इस प्रकार का कुछ चीज़ मिल नहीं रहा था, परंतु उस गुलदार की जो ट्रेस थी वो ट्रेस हमको मिल चुकी थी। हमने देखा कि ये लगभग एक मादा गुलदार है और लगभग इसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल है, यानी ये खूब बड़ी मादा गुलदार है, यानी बूढ़ी, लगभग 10 के बाद बूढ़े हो जाते हैं तो लगभग बूढ़ा ही मादा है ये। और फिर हम जहाँ पे वो गुलदार था ठीक वहाँ पे पहुँचे तो मैंने देखा कि जो मेरी गोली है, मेरी गोली उस खेत में गुलदार के आगे से धसी हुई है। यानी जब मैंने फायर किया तो दूरी होने के कारण और रात के कारण जो गोली थी वो बिल्कुल डाउन आई, और डाउन आने के बाद जहाँ पे गुलदार बैठा हुआ था ठीक उसके आगे मिट्टी में धंसी। धंसने के कारण जब गोली मिट्टी पे लगी होगी तो उसने क्या किया होगा, उस मिट्टी को गुलदार के ऊपर फेंक दिया, इसलिए गुलदार एक झटके के कारण उस समय वहाँ से भागा था। चलो मैंने कहा चलो शुक्र हुआ गुलदार को लगी भी नहीं, और इसके जो ट्रेस है, एक गुलदार के ट्रेस तो हमको यहाँ से मिल गए हैं, और बाकी उसके ट्रेस मिलान के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट वालों के पास भी उसके जो निशान थे वो निशान बहुत क्लियर नहीं थे कि कौन मैनीटर है। दोस्तों जहाँ ये घर था, ये घर लगभग जहाँ हमने जो बकरा हमारा उठा के ले गया था, या चाहे गुलदार ले गया हो चाहे सियार ले गया हो, लगभग ठीक उसके नीचे था। यानी वो रोड के ऊपर वाला एरिया था और ये रोड के नीचे वाला एरिया था। यानी यदि सपोज दैट ये गुलदार हमारे बकरे को उठा के ले गया होगा तो ये रोड के नीचे उसको लाया नहीं, बल्कि इसने कहीं ऊपर ही उसको खाया होगा, और उसके बाद क्या पता इसके रहने का, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा छुपाव वाला था और ऊपर घना जंगल था, तो क्या पता इन झाड़ियों के कारण ये नीचे रह रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे एक नाला भी नीचे को था। तो ऐसा भी हो सकता था, केवल हम एक अनुमान लगा सकते थे, बाकी हमारे पास कोई एक्यूरेट इसका या जो मोमेंट का था वो क्लियर नहीं था। दोस्तों 14 तारीख सुबह हम जब वहाँ से मूवमेंट करने के बाद, ढूंढने के बाद देखा कि इसको गोली नहीं लगी है, तो फिर हम उनके गांव के रास्तों पे जहाँ जहाँ हमारे पास टाइम था, और उस टाइम पे हमने सर्च किया, हमने उन रास्तों को चेक किया। तो जब हम पोठी वाले पोर्शन पे पहुँचे तो पोठी वाले पोर्शन पे हमने देखा कि ये गुलदार जो है, क्योंकि जिस दिन इसने 9 तारीख को बच्चे को मारा था उसके बाद यहाँ बहुत हो हल्ला हुआ होगा, लोग वहाँ आए और उससे मूवमेंट ज़्यादा हुआ, तो इसके जो क्रैश थे उस गांव के ऊपर वाले रास्तों पे वो पुराने थे। उसके बाद ये लेपर्ड उस एरिया को नहीं गया था, बल्कि जहाँ हम
अब हमको लेपर्ड दिखा था। जहाँ हमने बकरा बंधवाया था उस पैच के ऊपर उसके इस साइड को दोनों साइड जो रास्ते थे उन रास्तों पे कहीं कहीं इस गुलदार के आने जाने के क्रैश थे। यानी गुलदार पोंठी पे ना हो करके अब ये चौरा और इसके बीच वाले पोर्शन को ज़्यादा ले रहा था। क्या पता इसके रहने का यही होगा और यहीं से ये मूवमेंट कर रहा होगा। तो 14 तारीख उस दिन शनिश्चर था और शनिवार के दिन जो हमारे साथ उस समय जो हमने रुपया तिलवाड़ा वाला जो मैनीटर मारा था राजू, वो बहुत इंटरेस्टेड था इसमें और शनिश्चर होने के कारण वो भी उस दिन जखोली पहुंच गया और उसके साथ उसका एक गाड़ी का ड्राइवर भी पहुंच गया। और शाम को हम लोग फिर उस ट्रॉला के द्वारा, आज हमारा ये था कि आज हम इस पूरी उस रूट को सर्च करेंगे, क्योंकि ये लेपर्ड जो है इस रूट के ऊपर या नीचे ही क्रॉस कर रहा है। और हो सकता है क्योंकि कुछ गांव रोड के ऊपर हैं, कुछ गांव रोड के नीचे हैं, तो ऐसा हो सकता है इसके मूवमेंट के कारण ये हमको कहीं दिख सकता है। तो दोस्तों, मैं वीरेंद्र गाड़ी के पीछे सर्चिंग के लिए थे और बाकी उसमें एक ड्राइवर और एक फॉरेस्ट वाला उस ट्रोले में बैठा हुआ था। बाकी राजू के पास अपनी गाड़ी थी और वो भी गाड़ी से हमारे पीछे चल रहा था। तो दोस्तों, एक बार जब हम जखोली से पूरे पोंठी और उससे आगे तक हमने सर्च किया तो केवल कुछ बिल्लियों की आँखें, कुछ इस प्रकार के ही जानवर हमको दिखे, बाकी हमको लेपर्ड उस साइड बिल्कुल नहीं दिखा। अब ये था कि रात लगभग 9 बज चुके थे और हमारा ये मूवमेंट जो है वो पहले ये था कि वहाँ से एक राउंड हम पहले रेंज कार्यालय पहुँचे और वहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद फिर रात को फिर मूवमेंट करते हैं। क्या पता ये जो लेपर्ड है ये उस टाइम पे ना आके, क्या पता लेट नाइट आ रहा होगा, क्योंकि जो उसका शिकार था, जो फर्स्ट इसने शिकार किया था या उस बच्चे को विजेंद्र को जो मारा था वो इसने ऊपर छानियों पे मारा था। इसने गांव पे केवल उस महिला को भी जो अटैक किया था वो भी गांव से हट के किया था। तो क्या पता अभी इसके आदत में ये चीज़ ना हुई हो कि ये बस्ती पे टाइम पे आए, क्योंकि जो मैनीटर होता है वो धीरे 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 करके अपने रोटेशन पे इस चीज़ को लाता है। फिर जब हम लोग पोंठी से वापस आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि हम आगे से सर्च तो कर रहे हैं, परंतु जो राजू वाली गाड़ी जो है वो हमारे पीछे से लाइट मार रही है, तो हम लोग तो साफ दिख रहे हैं ना। तो यदि सपोज दैट कहीं हमको लेपर्ड दिखाई दे तो उससे पहले वो हमको देख लेगा, क्योंकि हमारे पीछे से गाड़ी की लाइट पड़ रही थी। तो मैंने राजू को कहा, यार राजू ऐसा करो, आप अपनी गाड़ी आगे ले चलो और हम लोग पीछे से सर्च करते हुए आते हैं। यदि आपको कहीं गुलदार रोड क्रॉस करते हुए दिखे, क्योंकि उनके पास तो सर्च थी नहीं, इसलिए उनको तो केवल रोड ही देखनी थी, तो आप लोग सीधे चले और हम पीछे से सर्च करते हुए आएंगे। बाई चांस कहीं आपको मूवमेंट दिखे तो आप रुक जाना। दोस्तों, हम ठीक लगभग चौरा से 1 ही किलोमीटर आगे आए थे तो हमारे आगे से राजू की गाड़ी जा रही थी और पीछे से हम उस ट्रॉले के ऊपर बैठे हुए सर्च कर रहे थे। सर्च करते करते वीरेंद्र बहुत देर से सर्च कर रहा था, तो वो थक के, मतलब हो ही जाता है ठंडा, क्योंकि नवंबर का मौसम था और वो बहुत हाइट पे था, इसलिए ठंडे के कारण मैंने उसको कहा थोड़ा दूर तू बैठ जा, और राइफल मैंने उसको दे दी और उसके बाद मैं खुद सर्च कर रहा था। सर्च करते हुए जब चौरा से इधर को हल्का सा डाउन था, मैंने डाउन में मैं सर्च कर रहा था, तो मैंने यूँ देखा कि राजू की गाड़ी मेरे आगे से जा रही है और उसके ऊपर वाले पोर्शन पे जैसे ये गाड़ी जा रही है और इस गाड़ी की लाइट ऊपर कोई साइड नहीं पड़ रही है, तो एक छाया जैसे एक गुलदार वहाँ से निकल रहा है। तो मैंने उसको देखा, अरे गुलदार आ रहा है, परंतु मैंने उसको लाइट नहीं मारी और मैं उसको देखते हुए आया, क्योंकि तब तक हमारी जो ट्रॉला था वो राजू की गाड़ी उससे आगे क्रॉस कर चुकी थी और अब हमारा ट्रॉला जो था वहाँ पे पहुँच गया था। तो मैं उसको देखते रह गया, मेरे को ये ध्यान नहीं आया कि ट्रॉला को रोकना भी है, और जब मैं उससे थोड़ा आगे खिसक गया तो मेरे को ज़बरदस्ती उस ट्रॉला के ऊपर हाथ मारना पड़ा, क्योंकि मैं एक क्विक में उसको देखते ही रह गया। मैं भूल गया कि बिना जब तक हम गाड़ी के ऊपर ठक ठक नहीं करेंगे तब तक गाड़ी रुकेगी नहीं।
मैंने ठक ठक किया तो गाड़ी वाले ने फटक से ब्रेक मार दिया, गाड़ी खड़ी हो गई। और मैंने वीरेंद्र को एकदम वो क्या कि लाइट पकड़, तो वीरेंद्र खटक से उठा, उसने लाइट पकड़ी और मैंने उससे राइफल ली और मैंने उसको इशारा किया, क्योंकि मैं देख रहा था कि लेपर्ड यूं चल के अब मेरे इस साइड पे पहुंच गया है और यहाँ पे एक नाला था और अब इसके बाद वो लास्ट नाले की धार पे पहुंच चुका था और उसके बाद वो नाले के अंदर चले जाना था उसको। तो मैंने वीरेंद्र को कहा कि यहाँ पे लाइट मार, तो वीरेंद्र ने लाइट वहाँ मारी। तो क्योंकि मैंने सेफ्टी गैस आगे करके मैं सीधा तैयार था, तो जो लाइट गुलदार पे पड़ी तो मैंने तुरंत फायर कर दिया। फायर करते ही गुलदार उस नाले की ओर जा रहा था, तो वो उछल के वो सीधे नाले में चले गया और मैंने उसको उछलते हुए उस नाले में बहुत तेज़ी से गिरते हुए देख लिया था। और फिर हमने गाड़ी स्टार्ट की और हम सीधे नीचे आ गए। जब हम लोग रेंज कार्यालय पहुँचे तो राजू कहने लग गया, यार आज तो शनिचर था, आज तो हमको कम से कम लेपर्ड दिखना चाहिए था, क्योंकि उसको मारना था। हमने कहा हम तो लेपर्ड मार के आ गए। बोला आपने लेपर्ड कहाँ मारा? अरे मैंने बोला आपने पता नहीं चला? बोल नहीं, क्योंकि वो गाड़ी तो पहले सीधी आ चुकी थी। मैंने बोला हम तो लेपर्ड मार के आ गए। तो उन्हें पहले विश्वास ही नहीं आया। सबने खाना आना खाया और उसके बाद हम लोग फिर ट्रॉला में बैठे और वो भी कार भरा और जितना पूरी टीम, कम से कम 7-8 आदमियों की जो टीम थी, वो फिर वापस उस पोठी की साइड को हम मूव कर गए। और उसके बाद जहाँ पे, क्योंकि रात के अंधेरे में ये क्लियर नहीं हो रहा था कि हमने फायर किस नाले पे किया है, थोड़ा जो हमने उसके बाद जो एक लैंडमार्क जैसे रखे थे कि लैंडमार्क यार इस पे ये है तो इस नाले पे हमने फायर किया। ऐसे 1-2 नाले थे तो उनको मैंने देखा यार ये वाला नाला भी नहीं है, ये वाला नाला भी नहीं है। और उसके बाद जब आगे गए तो मैंने बोला हाँ ये वाला नाला हो सकता है। तो हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी और उसके बाद हम लाइट से उस नाले की ओर गए। तो उस नाले में जो लाइट मारी, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे झाड़ी हाड़ी उसमें थी नहीं, क्योंकि पानी का जब बरसात में या उससे पहले कोई आया होगा तो वहाँ बड़े बड़े पत्थर और वही थे, बाकी झाड़ियाँ नहीं थी। तो वहाँ देखा एक पत्थर के आड़ पे एक बड़ा सा गुलदार गिरा हुआ है। तो मैंने उनको बोला ये है गुलदार, तो ये मर गया है। और उसके बाद दोस्तों हम पूरी रात वहीं पे सड़क पे ही बैठे रहे और जो गुलदार था उस गुलदार को हमने वहीं पे उसको मतलब वो भी नहीं डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि गांव वालों को दिखाना बहुत ज़रूरी था कि ये गुलदार कहाँ पे मारा गया है। और सुबह जब रात खुली, रात खुलने के बाद जब गांव वालों का मूवमेंट हुआ तो उन्होंने बताया कि गुलदार तो मारा गया है लेपर्ड। तो लोग तब देखने वहाँ सब पहुँच गए। तो देखा कि हम बिल्कुल चौरा के बगल पर है, यानी जो चौरा गांव है, चौरा गांव से लगभग 100 या 300-400 मीटर पे ही वो गुलदार वहाँ पे मारा गया है। और उसके बाद तब मेरे को बाद में लगा कि ये गुलदार जो था, ये गुलदार रोड के नीचे से ऊपर को आया था, क्योंकि जब राजू की गाड़ी जा रही थी तो उससे पहले ये रोड क्रॉस कर चुका था और उसी के गाड़ी के बगल से ये निकल रहा था, परंतु उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो क्योंकि गाड़ी की लाइट उस पर पड़ नहीं रही थी, इसलिए वो लोग उसको देख नहीं पाए। और उसके बाद दोस्तों हम इसको पोस्टमार्टम के लिए जखोली दक्षिणी रेंज ले आए। जब रेंज कार्यालय पे इसका पोस्टमार्टम किया गया तो देखा गया कि इसकी उम्र लगभग 10 साल है। इसका जो कैनाइल है वो कैनाइल पूरी तरह से टूटे हुए हैं। इसके जो नाखून हैं, नाखून पूरी तरह से घिसे हुए हैं, यानी ये पूरी तरह से आदमखोर बन चुका था, क्योंकि इसका जो शारीरिक ढांचा था वो अब सामान्य लेपर्ड से भिन्न हो चुका था। और जब इसका पोस्टमार्टम के बाद हमने जब इसके जो पेट है वो पेट फाड़ा गया तो मैंने देखा इसके अंदर जो था वो बिल्कुल एकदम ताज़ा मांस था। यानी ये गुलदार जो है उस बकरे को, जो बकरा हमारा था, उस बकरे को ही इसने कहीं छुपा रखा था और ये उस समय खा करके या तो कहीं जा रहा था या उस बकरे को ऊपर से नीचे खा के नीचे जा रहा था। मतलब ये क्लियर हम नहीं कर पाए कि ऊपर से नीचे जा रहा था या नीचे से ऊपर आ रहा था, परंतु ये लग रहा था कि ये उस बकरे को, क्योंकि जो उसके अंदर का मांस था पेट में जो निकला वो बिल्कुल एकदम ताज़ा था, यानी ये अभी खा के उसको आ रहा था। तो तब मेरे को लगा कि जो हमारा बकरा वहाँ पर से गुम हुआ था वो भी इसी
लेपर्ड द्वारा ले जाया गया। और क्योंकि ये उस समय हमारे नज़दीक पहुंच गया होगा और ये अटैक का इंतज़ार कर रहा होगा, परंतु किसी के द्वारा हमें सूचना दी गई कि वहाँ लड़की पे हमला हो गया और हम उसको छोड़ के आ गए थे। तो इसको बहुत बढ़िया चांस मिल गया था, इससे अच्छा चांस क्या चाहिए था। तो उस लेपर्ड का जो है वो भोजन भी उसको मिल गया था। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग इस रेंज कार्यालय और जो नेगी जी उस समय रेंजर थे उनसे हम लोगों ने विदा ली और हम लोग तब फिर गैरसैंण के लिए। और दोस्तों इसके बाद उस एरिया पे अभी तक कोई भी आदमखोर सक्रिय नहीं हुआ है। और आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों थोड़ा वीडियो बनाने में आजकल थोड़ा टाइम कम लग रहा है और इसके बाद मेरे को विश्वास है कि हम बहुत जल्दी अगला जो हमारा अनुभव होगा उसको आप तक पहुंचाएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।